अस्सलाम एवरीवन। तो हम कर रहे थे एंटीवायरल ड्रग्स फ्रॉम योर कीमोथेरेपी, जिसमें से अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स। इससे पहले वी आर कवर्ड अप विद एंटी हर्पीस ड्रग्स एंड एंटी HIV ड्रग्स। ठीक है, एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स में से अगर मैं आने की बात करूँ तो ज़्यादातर वो जो आपको देते हैं ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या तो इनका दे देंगे इमेंटेडिन का या ओसेल्टामिविर और जेनामिविर का। ठीक है, तो ये एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है। ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स हैं जो एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वो आपको इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं और वो भी बहुत कम आया हुआ है, लाइक फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता। तो लेकिन हमें जाहिर सी बात है पढ़ना है तो हम उसको जल्दी से अच्छे से कर लेते हैं। बहुत आसान सी बात है, आपको याद है वही वाली पिक्चर अगर आप अपने जहन में रखेंगे ना तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी कि ये ह्यूमन सेल था और इसके अंदर हमने कहा था कि वायरस आता है। वायरस आने के बाद सबसे पहले एक बंदा तैयार हुआ था जो बहुत अंदर आया, तो सबसे पहले उसने अपने कपड़े शपड़े चेंज किया, यानी वायरस की अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग के बाद वो अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करते हैं, लेट प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप्स के बाद फिर क्या होती है, फिर उसकी पैकिंग होती है और पैकिंग के बाद पैकिंग एंड असेंबली, दोनों एक ही बात है। ठीक है, पैकिंग एंड असेंबली हो जाती है और फिर वो रिलीज हो जाता है। ये पूरे स्टेप्स होते हैं वायरस के। अब जो हमारा इन्फ्लुएंजा है, आपको पता है इन्फ्लुएंजा के बारे में वैसे तो आप जानते हैं ना कि इट इज़ अ डिजीज जो आपका वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस कर रहा होता है। इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा दोनों कर सकते हैं और ये आपकी कोल्ड यानी कॉमन कोल्ड की फॉर्म में मैनिफेस्ट करती है, जुकाम, छींकें, खांसी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करती है। और अगर क्योंकि इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, इन्फ्लुएंजा के बारे में ये बात होती है कि इसके ना हर साल डिफरेंट स्ट्रेन्स के साथ ये मैनिफेस्ट होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेनेटिक शिफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। ठीक है, ये दोनों लफ्ज आपने, मुझे यकीन है, अपनी माइक्रोबायोलॉजी में जब आपने वायरोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने ये 2 लफ्ज पढ़े होंगे, जेनेटिक शिफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, इन दोनों का मतलब ये होता है कि जीन्स की चेंजिंग आप समझ क्योंकि फार्मा का ये टॉपिक नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। माइक्रो में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इंशाल्लाह मैं माइक्रो की वीडियोस बनाऊंगी जब कभी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट आर दीज 2 टर्म्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आपकी माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ठीक है, कि इसमें जो जेनेटिक चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा आती हैं इन्फ्लुएंजा वायरस में, और उस जेनेटिक चेंजेस की वजह से हर साल जो इसका स्ट्रेन है वो बदल जाता है। ठीक है, स्ट्रेन कैसे बदलता है आपको पता है ना, जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं। इसीलिए हमारे पास जो इसके अगेंस्ट मेडिसिन हैं या जो इसके अगेंस्ट वैक्सीन है वो एक प्रॉपर स्टेब्लिश नहीं हो पाती, क्योंकि हम एक स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीन बनाते हैं, उसका स्ट्रेन अगले साल बदल के आ जाता है, फिर हम बनाते हैं, फिर वो बदल जाते हैं। तो ये बहुत इसमें प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दीज 2 मैकेनिज्म, जेनेटिक शिफ्ट एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास इस इन्फ्लुएंजा का जो मसला दूसरा ये कि ये ह्यूमन को भी मतलब इंसानों को भी इन्फेक्ट करता है। ये आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू, पिग्स को भी इन्फेक्ट करता है। आपने सुना होगा बर्ड फ्लू, बर्ड्स को भी इन्फेक्ट करता है। इसके पैंडेमिक्स आते हैं, एपिडेमिक भी नहीं, पैंडेमिक आते हैं इसके, बर्ड फ्लू के, स्वाइन फ्लू के, और ह्यूमन को जाहिर सी बात है जब इन्फेक्ट करता है तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसके अगेंस्ट जो मेडिसिन हैं जो एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स वो हमने पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसमें 2 आती हैं, इमेंटाडीन एंड रिमेंटाडीन। ये क्या करती हैं, इनका काम ये है कि ये जो स्टार्टिंग वाला स्टेप है कि वायरस ने अंदर आना है और अंदर आके उसने अनकोटिंग करनी है। ठीक है, तो ये अंदर आने वाले को नहीं, अनकोटिंग ऑफ द वायरस। ठीक है, यहाँ पर आके वायरस की अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग जब तक नहीं होती तब तक वो अपना जो DNA RNA वगैरह वो रिलीज नहीं कर सकता और उसकी वजह से उसकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाती। तो अनकोटिंग ऑफ एंजाइम में यहाँ पर जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है जो इसको हेल्प आउट कर रही होती है, उस प्रोटीन को इमेंटाडीन और रिमेंटाडीन इनहिबिट कर देते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक चैनल है, एक प्रोटीन है, आपको पता है ना जो चैनल्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जो मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, जो अनकोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको इनहिबिट करती है। अनकोटिंग नहीं हो सकती जिसकी वजह से वायरस की ग्रोथ और प्रोग्रेशन वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो प्रॉब्लम है ना ये क्रिएट करती है। और ये जो अनकोटिंग का प्रोसेस है ये इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक ये आपकी वायरस एक दफ़ा अंदर तो आ गया लेकिन तब तक वो हमारी बॉडी सेल में कोई एक्शन नहीं कर सकता, तब तक वो डीपली पेनिट्रेट नहीं हो सकता, तब तक उसका मैसेंजर RNA एक्टिवेट नहीं हो सकता, मैसेंजर जो उसका RNA ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो एक्टिवेट नहीं हो सकता जब तक वो अनकोटिंग ना करे। ठीक है, तो हमारे पास जब वो प्रोटीन इनहिबिट हो जाएगी जो ये काम करा रही है तो वो वायरस का RNA ट्रांसक्रिप्टेज कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा, और जब तक वायरस RNA ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वायरस आगे अपने स्टेप्स नहीं कर सकता। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछते हैं। फिर क्लिनिकल यूज़ क्या है, क्लिनिकल यूज़ जाहिर सी बात है इसको हम इन्फ्लुएंजा में देते हैं, लेकिन मसला अब ये है कि ये वाली जो ड्रग है ना ये आपके जो हमारे पास रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स मतलब जो चेंज हो गए स्ट्रेन्स आए थे
उनके अगेंस्ट ये एक्टिव नहीं है। हमारे पास पहले एक स्ट्रेन आया था H3N2 स्ट्रेन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक H1N1 स्ट्रेन आया था जिसका रिसेंट जो पेंडेमिक था वो H1N1 का था। इन दोनों के अगेंस्ट ये इमेटिनिन फेल हो गई थी बिकॉज वायरस ने अपने आप को चेंज कर लिया था, तो ये ड्रग्स इफेक्टिव नहीं रही थी उनके अगेंस्ट। लेकिन पहले हम इनको काफ़ी इस्तेमाल करते थे जब ये ज़्यादा इफेक्टिव होती थी। और टॉक्सिक इफेक्ट्स में इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, डिजीनेस, एटेक्सिया और ये सब कुछ है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, ओसेल्टेमावीर ज़िनामावीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वो वाली ड्रग्स हैं जो वाहिद एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स है जो अभी रिसेंटली मतलब अवेलेबल है हमारे पास, कि अगर कभी इन्फ्लुएंजा का ऐसा कोई एपिडेमिक या कोई केसेस आते हैं तो हम जो ड्रग देंगे वो यही वाली होंगी, ओसेल्टेमावीर ज़िनामावीर, ठीक है। इनमें क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये जाके इनहिबिट करती हैं, आप ये समझ लें जो एग्जिट वाला टाइम है वहाँ पर आकर। ओके तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास, आपको पता है कि मैंने कहा कि इस स्टेप में क्या करना है कि वायरस है यहाँ पे पैक हो गया, अब उसने बाहर निकलना है। एंड में जब वायरस पैक हो जाता है, सपोज ये एक वायरस है, उसकी सरफेस पे एक जो है मॉलिक्यूल होता है और वो मॉलिक्यूल होता है साइलिक एसिड का, ठीक है, साइलिक एसिड का मॉलिक्यूल वो एक्सप्रेस करता है ये जो, और उसके अलावा जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी सरफेस पे भी साइलिक एसिड की एक्सप्रेशन होती है बिकॉज ऑफ द वायरस, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल की सरफेस पे होगी। अब हमारे पास क्या होगा कि इस वायरस की जो रिलीज है ना, उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये साइलिक एसिड को यहाँ से रिमूव किया जाए, वायरस की सरफेस से रिमूव किया जाए और इन्फेक्टेड सेल से भी साइलिक एसिड को रिमूव किया जाए, ठीक है। ये साइलिक एसिड को जो रिमूव करने वाला काम है ना, ये करता है न्यूरएमिनिडेज, ठीक है। न्यूरएमिनिडेज इज अ वायरल प्रोटीन, वायरल एंजाइम है, आप समझ लें, ठीक है। न्यूरएमिनिडेज इज अ वायरल एंजाइम, वायरस का अपना एंजाइम होता है और इस एंजाइम का ये काम होता है कि जब एंड में वायरस पूरा पैक हो जाए तो उसकी सरफेस पे से इस साइलिक एसिड को क्लीव कर दे, इसको निकाल दे और फिर वायरस रिलीज हो जाए बाहर। हमारे पास ये जो ओसेल्टेमावीर और ज़िनामावीर है ना, वो इस न्यूरएमिनिडेज को इनहिबिट कर देते हैं। जब वो इसको इनहिबिट करते हैं तो वायरस यहाँ पर तैयार होकर बैठा हुआ होता है और उसकी सरफेस पे होता है साइलिक एसिड। तो ये न्यूरएमिनिडेज तो इनहिबिट हो चुका होता है, वो साइलिक एसिड को यहाँ से हटाता नहीं है, साइलिक एसिड यहाँ से हटता नहीं है तो वायरस रिलीज हो ही नहीं सकता, तो वायरस की रिलीज और स्प्रेड जो है वो रुक जाती है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो ओसेल्टेमावीर और ज़िनामावीर बेसिकली वायरस की रिलीज को और वायरस की स्प्रेड को, क्योंकि ये न्यूरएमिनिडेज जो है मतलब ये दो काम कर होते हैं, एक तो इसने वायरस को रिलीज करवाना है, उसके बाद इस न्यूरएमिनिडेज की वजह से ही जो वायरस नए नए रिलीज होते हैं ना, उनकी क्लम्पिंग हो जाती है, वो जुड़ जाते हैं, तो उनकी क्लम्पिंग को भी इनहिबिट करना या उनको अच्छे तरह से फैलाना वो भी न्यूरएमिनिडेज का काम है। तो जो हमारी ड्रग है वो जाके क्योंकि इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, तो ना तो वायरस रिलीज हो सकता है क्योंकि साइलिक एसिड उसकी सरफेस पे से क्लीव नहीं होगा, और ना ही जो नए बने हुए वायरसेस हैं उनकी क्लम्पिंग को कोई रोक सकता है। ये दोनों प्रोसेसेस जब हो रहे होंगे तो वायरस की स्प्रेड रुक जाती है और वायरस की रिलीज भी रुक जाती है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस। और इसके बाद हमारे पास है जी इसका जो क्लिनिकल यूज़ है, क्लिनिकल यूज़ इसका बहुत अच्छा है बिकॉज हमारे पास ये दोनों ड्रग्स इस वक्त वो ड्रग्स हैं जो कि हम दोनों जो स्ट्रेन नए आए थे, मतलब जो हमारे पास सबसे रिसेंट स्ट्रेन थे, H1N1 स्ट्रेन था मोस्ट रिसेंट पेंडेमिक वाला, उनके अगेंस्ट ये ड्रग्स एक्टिव हैं। और ओसेल्टेमावीर जो है ये तो ओरली एक्टिव होती है, लेकिन ज़िनामावीर इंट्रानेज़ली देते हैं, मतलब अगर रूट की मैं बात करूँ। उसके बाद हमारे पास जो है वो अगर प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट के तौर पे ये दी जाए, यानी कि अभी हमें डर है कि इन्फेक्शन एक एरिया में फैला हुआ है तो प्रोफाइलैक्टिकली दे दें तो भी ये काफ़ी अच्छा असर करती हैं और इन्फ्लुएंजा होने के इंसिडेंस को डिक्रीज कर देती हैं। इनके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा GIT के इफेक्ट्स हैं, हेडेक, नोजिया, सॉरी हेडेक GI में नहीं आता, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह और कफ हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ खास मतलब मेजर टॉक्सिक इफेक्ट इसका नहीं है, इसीलिए दीज आर एक्सेप्टेड ड्रग्स। तो अगर आपसे कभी भी इन्फ्लुएंजा का कोई सिनेरियो आता है तो उसमें आपने यही ड्रग्स में से कोई एक चुननी है, लेकिन इन्फ्लुएंजा का सिनेरियो कभी भी आया नहीं है, अगर आता है तो इसका मैकेनिज्म पूछते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एंटी जो हमारी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग्स है ना वो। ओके जब आपके हर वायरल हेपेटाइटिस जो होता है आपका, हेपेटाइटिस A B C D और E 5 फॉर्म्स है उसकी, उसमें जो हम ड्रग्स देते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें से जो हेपेटाइटिस वायरस ए होता है ना वो एक्यूट इन्फेक्शन करता है, उसके अगेंस्ट हम एंटीवायरल ड्रग्स कभी भी नहीं देते क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, वो आपका इसी तरह से आफ्टर 1-2 वीक्स ठीक हो जाता है और उसके लिए हमें सिर्फ लिवर की सपोर्टिव ड्रग्स देनी होती है जो लिवर की ग्रोथ को नॉर्मलाइज करती है, लेकिन एंटीवायरल्स नहीं देते। हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे हम हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C वायरस के अगेंस्ट जो ड्रग्स हैं वो पढ़ेंगे बिकॉज ये दोनों वो हैं जो क्रॉनिक इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहली ड्रग है इंटरफेरॉन अल्फा। इंटरफेरॉन अल्फा बहुत अच्छी ड्रग है, दोनों वायरसेस के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है। इसके बारे में सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि ये जो ड्रग है, आपको पता है हमने कई एंटीवायरल्स या बहुत सारी ड्रग्स हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि ये जाती हैं सीधा सेल के अंदर, मतलब हमारा ह्यूमन सेल है ना ये, और वायरस तो हमेशा ह्यूमन सेल के अंदर होगा, मतलब ये सपोज वायरसेस हैं,
तो ड्रग जाहिर सी बात है ह्यूमन सेल के अंदर जाके उस पर एक्ट करती है। लेकिन ये वो ड्रग है, हमने जब याद है शुरू में बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकते हैं। कुछ तो सीधा अंदर चली जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो यहाँ पर पड़े हुए किसी सिस्टम को, यानी कि मेम्ब्रेन में किसी सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, और वो सिस्टम अंदर जाके कोई दूसरी चीज एक्टिवेट करके अंदर अपना काम करेगा। तो अब इंटरफेरॉन अल्फा क्या करती है? इंटरफेरॉन अल्फा ऐसी एक ड्रग है जो आपके मेम्ब्रेन में, सेल के मेम्ब्रेन में जो हमारा एक सिस्टम था ना, जैक स्टैट सिस्टम हमने पढ़ा था, उसको एक्टिवेट करती है। अभी जैक स्टैट सिस्टम क्या था? जेनस काइनेजेस होते हैं हमारे पास जो आपकी मेम्ब्रेन में यहाँ पड़े हुए होते हैं। ये आएगी, उन जेनस काइनेजेस को सिग्नल भेजेगी कि यार मेरा काम अंदर करवाना है। वो सिग्नल जो जेनस काइनेजेस होते हैं वो एक्टिवेटर्स ऑफ सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये भी हमारी प्रोटीन्स होती हैं, स्टार्ट उसे हम कहते हैं, ठीक है। सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम उन्हें कहते हैं। ये स्टार्ट को मैसेज भेजते हैं, जो जैक है वो स्टार्ट को कहते हैं, और स्टार्ट फिर आगे जाके इंटरफेरॉन अल्फा का काम कराता है। और इंटरफेरॉन अल्फा का काम ये है कि जो वायरस हमारे अंदर घुसा हुआ होता है, जो हेपेटाइटिस वायरस है, वायरस के पास होता है, जाहिर सी बात है कि मैसेंजर आरएनए होगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए की वजह से ही उसकी नई प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है ना, उसके बगैर तो आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए जब तक नहीं होगा। मैसेंजर आरएनए क्या था? वो आरएनए जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाता है जब हमने किसी भी चीज को नई प्रोटीन बनानी होती है, ठीक है। तो इस मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन होती है, राइबोसोम्स के बीच में ये फिक्स होता है, और फिर हमारी नई प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो वायरसेस की सारी जिंदगी इसी बात पे डिपेंड करती है कि उनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो। जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तब तक वायरसेस जो है वो जिंदा मजीद नहीं रह सकते। ओके, तो हमारे पास क्या था कि मैसेंजर आरएनए जो है ये इनहिबिट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरॉन अल्फा, ठीक है। इंटरफेरॉन अल्फा वायरस के मैसेंजर आरएनए को इनहिबिट कर देता है, उसको आप समझ लें डिस्ट्रॉय कर देता है। जब मैसेंजर आरएनए जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वायरस का, तो वायरस अपनी ग्रोथ नहीं आगे कर सकता और उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इंटरफेरॉन अल्फा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली ये है कि ये इसने मैसेंजर आरएनए को इनहिबिट करना है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये खुद अंदर नहीं आएगा, ये जैक स्टैट मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करेगा। जैक स्टैट सिंपली आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक मैकेनिज्म है जो कि मैसेज को अंदर भेजता है, और इसका मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है, इसका एक्शन हो जाएगा, सॉरी। और दूसरा ये एक्शन इसका इंटरफेरॉन अल्फा का ये भी होता है कि ये हमारे पास ऐसे सेल्स बनाते हैं विच आर नेचुरल किलर सेल्स, जो कि आपके किसी भी इन्फेक्टेड सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब जो हमारा पूरा का पूरा एक सेल इन्फेक्टेड हो चुका है वायरस से, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है उन सेल से। फार्माकोकाइनेटिक्स में इसकी ये बात है कि ये हमारे पास वेरियस फॉर्म्स है, सबक्यूटेनियस फॉर्म से भी अवेलेबल है और इंट्रामस्कुलर फॉर्म से भी अवेलेबल होती है, किडनी से एक्सक्रीट हो जाती है, और इसमें कोई ऐसी और ख़ास बात नहीं है जो बहुत ज़्यादा मेंशन की जाए। ये सी कि इसको हमें इंटरफेरॉन अल्फा को अगर इस फॉर्म में देंगे तो हमें 2-3 दफ़ा दिन में एडमिनिस्टर करना पड़ता है। एक इसकी फॉर्म आती है, उसे हम कहते हैं पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा। वो जो पिगाइलेटेड फॉर्म होती है ना, ये पेगिलेटेड फॉर्म जो भी होती है, उसमें ये होता है कि हमारी इंटरफेरॉन अल्फा को हमने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कर दिया होता है कॉन्जुगेट। उस फॉर्म में इसका जो जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती, और इसकी मेटाबॉलिज्म जल्दी जल्दी नहीं होगी तो हमें दिन में एक दफ़ा एडमिनिस्टर करेंगे तो भी गुजारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंटरफेरॉन अल्फा के फार्माकोकाइनेटिक्स में। क्लिनिकल यूजेस में इसकी दोनों बातें हैं कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस में भी ये बहुत अच्छी इस्तेमाल हो जाती है, और रिबाविरिन के साथ, रिबाविरिन एक और ड्रग है, अभी हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस सी के लिए, उसके साथ हम कॉम्बिनेशन में देते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। तो बी और सी दोनों के अगेंस्ट इसकी बहुत ही अच्छी एफिकेसी रहती है। उसके अलावा इसके मजीद यूजेस में कपोसी सार्कोमा, ये आपका एक वैस्कुलर वेसल्स का एक मेलिग्नेंट कैंसर होता है कपोसी सार्कोमा। इसके अलावा पेपिलोमेटोसिस, यानी जो पेपिलोमा वायरस की वजह से आपका पेपिलोमास बन जाते हैं उस डिजीज में। एंड देन उसके बाद हमारे पास ये जेनिटल वॉर्ड्स जो बन जाते हैं वो भी आपके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से बनते हैं, उनमें भी इसका यूज़ बहुत अच्छा है। टॉक्सिक इफेक्ट्स इसके कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके उसमें आते होते हैं तो आपने याद रखने के पहली बात तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन करेगी, फ्लू लाइक सिंड्रोम करती है, ठीक है। उसके बाद हेयरिंग लॉस, थायराइड डिसफंक्शन, मेंटल कंफ्यूजन, ये 3-4-5 इसके याद कर लेना इस वजह से क्योंकि ये आपके एससीक्यू में आते हैं, और एससीक्यू में इसके क्लिनिकल यूजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपने इसके क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। इफ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।